नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोरोसिटी मीन्स सरंध्रता। ठीक है, सोइल के अंदर जो पोर स्पेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरंध्रता। ठीक है, या रंध्र स्थान बोल सकते हैं इसको। और क्या बोलोगे? जो स्पेस है ना, पोर स्पेस, इसको रंध्र स्थान हम बोल सकते हैं। तो देखो पोरोसिटी होता क्या, इसको समझो। पोरोसिटी का समझने के लिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक थोड़ा सा समझते हैं इसको कि सरंध्रता किसे बोलते हैं। क्लियर? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, वाटर बॉल है ना। वाटर बॉल नहीं, इसको हम बोल सकते हैं सोइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोइल बबल है ये। क्लियर? ये सोइल के बबल्स है, सोइल पार्टिकल से। क्लियर? ये सोइल पार्टिकल से। अब इन सोइल पार्टिकल के बीच में आपको क्या चीज मिलेगी? स्पेस। इसको मैं छोटा कर देता हूं। चलिए, ये सोइल पार्टिकल्स है। अब सोइल पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या है? सोइल पार्टिकल। ये तो हो गए मृदा कण। ठीक है, मृदा के कण हो गए। अब ये मृदा के कण हो गए और इन मृदा के कण के बीच में क्या है? स्पेस है। तो इन स्पेस में क्या होगी? या तो यहां पर क्या होगा? वाटर। इन स्पेस में क्या होता है? वाटर। ठीक है, क्या होता है? वाटर होता है। और प्लस इनके बीच में क्या होती है? इनके बीच में आपको एयर मिलेगी। मतलब इसी को बोलते हैं, जो एयर और वाटर ने जो जगह घेरी है, एयर और वाटर ने जो स्थान घेरा है, उसी को बोलते हैं पोरोसिटी। मतलब मृदा के कण के बीच में जो खाली स्थान है, जहां पर या तो हवा होगी या पानी होगा, उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो सोइल पार्टिकल्स है, सोइल पार्टिकल्स मतलब ऐसा स्थान जो सोइल पार्टिकल द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं किया गया, जो सोइल के द्वारा, सोइल के पार्टिकल के द्वारा, सोइल के कण के द्वारा, मृदा के कण के द्वारा नहीं घेरा गया, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोरोसिटी बोल देते हैं। समझ में आई बात? लिखोगे कैसे? वॉल्यूम ऑफ मास, वॉल्यूम ऑफ मास, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास that is not occupied by, not occupied, not occupied by soil particle, not occupied by soil particle, not occupied by soil particles means ये ऐसा एक स्थान है, मतलब हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोइल मास डेट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय सोइल पार्टिकल, मृदा के कण के द्वारा नहीं घेरा गया। मतलब सोइल के अंदर ऐसा स्थान जो मृदा के कणों के द्वारा नहीं घेरा गया, उसको हम बोल सकते हैं क्या? पोरोसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे? पोरोसिटी। मृदा के आयतन का वह हिस्सा, हिंदी में क्या लिखोगे? मृदा के आयतन का वह भाग जो मृदा के कणों द्वारा नहीं घेरा गया, नहीं घेरा गया। अब मृदा के कणों द्वारा नहीं घेरा गया, तो वो मृदा के कणों द्वारा नहीं घेरा गया, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? पोर स्पेस। ठीक है, रंध्र स्थान। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? रंध्र स्थान। और इन पोर स्पेस में क्या होता है? ये जो हमारा पोर स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रंध्र स्थान। रंध्र स्थान। ठीक है, रंध्र स्थान। और इसमें होता क्या है? या तो एयर भरी रहेगी या फिर वाटर। एयर या वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो खाली जगह है, हवा रहेगी या पानी रहेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? पोरोसिटी या पोर स्पेस। समझ गए बात को? अब ये किस पे निर्भर करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? पोरोसिटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है? किस पे ये निर्भर करेगी? ये निर्भर करती है सोइल के टेक्सचर पर। ठीक है, कणाकार पर, कि कणों का आकार क्या है। फिर स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर पर उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर पर, कार्बनिक पदार्थ पर ये निर्भर करता है। ठीक है,
कि जो कण है, कण का आकार कितना है, 2 mm से कम है या 0.2 mm है, इस तरीके से, तो उस पर निर्भर करेगा पोर स्पेस। स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेटी है ना, क्रुम्बी है, या जो ब्लॉकी है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उस पर निर्भर करेगा। देन ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ, उस पर निर्भर करता है कि पोरोसिटी कितनी होनी चाहिए। अब दो तरीके की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक होता है बिग सॉइल पार्टिकल, बिग सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। बिग सॉइल पार्टिकल्स मतलब बड़े मृदा कण, ठीक है, बड़े मृदा कण, ठीक। और एक आपको मिलेगा, एक मिलेगा छोटे मृदा कण, स्मॉल सॉइल पार्टिकल, स्मॉल सॉइल पार्टिकल मतलब छोटे मृदा कण। छोटे मृदा कण, देखो अब ये जो आपको छोटे मृदा कण और बड़े मृदा कण की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो बड़े मृदा कण होते हैं इसमें लेस पोर स्पेस होता है, लेस पोर स्पेस। क्या होता है, लेस पोर स्पेस, मतलब क्या होता है यहाँ पे, कम रंध्र स्थान। यहाँ पे जो रंध्र स्थान होता है, जो छेद होते हैं, है ना, जो स्पोर होते हैं वो कम होते हैं, अभी बताऊंगा डायग्रामेटिक इसको। और यहाँ पर क्या होता है, मोर पोर स्पेस, मोर पोर स्पेस, अधिक रंध्र स्थान होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, अधिक रंध्र स्थान होते हैं, ठीक है, अधिक रंध्र स्थान होते हैं। ये जनरली किस प्रकार के होते हैं, ये जो लेस पोर स्पेस होते हैं और ये होते हैं मैक्रो पोर स्पेस, मैक्रो पोर स्पेस होते हैं, मैक्रो पोर स्पेस होते हैं, इसीलिए लेस होते हैं। और ये जो होते हैं ये माइक्रो पोर स्पेस होते हैं, माइक्रो पोर स्पोर होते हैं, माइक्रो पोर स्पेस, ठीक है। मैक्रो पोर स्पेस ये जनरली कहाँ मिलेगा आपको, सैंडी सॉइल में। कहाँ पर, सैंडी सॉइल में, बलुई मृदा में, बलुई मृदा में। और माइक्रो जो मिलेगा आपको क्ले सॉइल में, ठीक है, क्ले सॉइल में, क्ले मृदा में या मृतिका मृदा में, अंदर ये, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो मैक्रो होते हैं ये नॉन कैपिलरी, जो मैक्रो होते हैं ये नॉन कैपिलरी होते हैं, नॉन कैपिलरी। अब कैपिलरी का मतलब ये उसमें प्लांट्स के लिए वाटर कंट्रीब्यूशन का काम नहीं करते, नॉन कैपिलरी। और इनके कणों का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 0.06 mm होता है। इनका जो पार्टिकल साइज होता है 0.06 mm से ज्यादा होता है। और ये जो होते हैं कैपिलरी होते हैं, मतलब केसिकी होते हैं, केसिकीय, ठीक है। और इनके पार्टिकल जो होते हैं लेस देन 0.06 mm होता है, 6 mm से कम होता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसको, क्या ये लेस पोर स्पेस क्यों है, मोर पोर स्पेस क्यों है, ये थोड़ा सा समझना है, ठीक। आपने देखा होगा अभी मैंने ये बोला मैक्रो पोर स्पेस जो है किसमें पाए जाते हैं, सैंडी सॉइल में। समझना, समझने के लिए पूरा यहाँ पर पूरा एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डेवलप करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है ये सैंड के पार्टिकल है, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये मैक्रोपोर है, मैक्रोपोर स्पेस है, मैक्रोपोर स्पेस। अब देखो यहाँ पे स्पेस आपको कितना दिख रहा है, मैक्रोपोर स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस आपको इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में, 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 मतलब यहाँ पर आपको पोर स्पेस जो रंध्र है वो कम दिखाई देंगे। दूसरा मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर, छोटे छोटे ले लेते थोड़ा। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो रंध्र है वो ज्यादा दिखेंगे, पोर स्पेस यहाँ पर ज्यादा दिखने वाले हैं। ये
तरह से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पोर स्पेस ज़्यादा दिखेंगे, मतलब ये कौन सा है, ये माइक्रो पोर स्पेस है, माइक्रो पोर स्पेस। मैक्रो और माइक्रो का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको पोर स्पेस ज़्यादा बड़े दिख रहे, देखो ये पोर स्पेस की साइज आपको बड़ी है, यहाँ पे पोर स्पेस क्या है, छोटे हैं। अब यहाँ पे बड़े हैं इसलिए 1 2 3 4 5 6 कम दिख रहे, छोटे इसलिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, मोर, यहाँ पर पोर स्पेस जो है ज़्यादा है, और ये माइक्रो पोर स्पेस क्या है, लेस है। लेकिन एक कंडीशंस बनती है क्या, कि आपसे पूछा जाए कि मैक्रो पोर स्पेस किस में ज़्यादा होते हैं, तो सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल के अंदर मोर मैक्रो स्पेस, क्या होता है, मोर मैक्रो स्पेस, ठीक है, मैक्रो पोर स्पेस। क्यों भैया, सैंडी सॉइल के अंदर ही तो मैक्रो पोर स्पेस होते हैं, इसमें तो होता ही नहीं, इसमें तो माइक्रो पोर स्पेस है। अगर आपसे पूछ ले कि मैक्रो पोर स्पेस ज्यादा किसमें मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे किसमें, सैंडी सॉइल के अंदर, बलुई मृदा के अंदर। मैक्रो मतलब इसको आप स्थूल बोल सकते हो, स्थूल रंध्र स्थान, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं सूक्ष्म, इसको क्या बोल सकते हो, सूक्ष्म रंध्र स्थान, ठीक है, सूक्ष्म रंध्र स्थान। तो यहाँ पर जो स्थूल रंध्र स्थान या बड़े जो रंध्र स्थान है वो यहाँ पर देखो ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। यहाँ पर छोटे छोटे पोर है, माइक्रो पोर है, लेकिन संख्या ज्यादा है। लेकिन सैंडी सॉइल में पूछ ले कि सैंडी सॉइल में जो है पोर स्पेस ज्यादा होते हैं, कौन से, तो मैक्रो पोर स्पेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर माइक्रो पोर स्पेस ज्यादा होते हैं। और जनरल सॉइल में पूछे कि पोर स्पेस किस में ज्यादा होते हैं, तो क्ले सॉइल में ज्यादा होते हैं, ठीक है, यही आपको समझाना था। और एक आइडियल सॉइल है, मान लो एक आइडियल सॉइल है, आइडियल सॉइल में मैक्रो और माइक्रो का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श मृदा में, मान लो एक आदर्श मृदा है, उसमें मैक्रो माइक्रो का रेशियो 1:1 होना चाहिए, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो का जो रेशियो 1:1 होना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये था अपना क्या, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी निकालते कैसे, इसको समझो। पोरोसिटी निकालने का जो फार्मूला है बच्चा, पोरोसिटी इक्वल टू 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन में पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, इस तरीके से पोरोसिटी निकाली जाती है। तो इसको अपन फार्मूला चेंज करो, 100 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस BD अपॉन PD, ये होता है किसका, पोर स्पेस का या पोरोसिटी का फार्मूला। अब फैक्टर्स कौन कौन से जो इसको प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स कारक कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, देखो कारक क्या है। सबसे पहली चीज मैं बताऊं, यहाँ पर आपका कारक की बात करें सबसे पहले, तो टिलेज करने पर पोरोसिटी बढ़ जाती है, टिलेज करने पर, ठीक है, जुताई करने पर क्या होगा, पोरोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ डालने पर भी क्या होगी, पोरोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तीसरा, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअस फसल लगा रहे हो, तो यहाँ पर पोरोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग करोगे तो पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार के टेक्सचर में क्ले है और सिल्ट है और सैंड है, इन तीनों में सबसे ज्यादा किस में पोर स्पेस होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, तो सबसे ज्यादा पोर स्पेस क्ले में होते हैं, बता चुका हूँ, फिर सिल्ट में होते हैं और देन फिर सैंड में होते हैं, ठीक है। सैंड में लगभग 40% हमने देखा था, 35 से 40%, ठीक। क्ले में हमने कितना, लगभग 58% के आसपास देखा था, इसमें 45 से 50% सिल्ट में, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पर चीजें होती है। तो ये पोरोसिटी के बारे में हमने पूरा समझा कि इसमें क्या चीज होती है। अब हम बात करते हैं सोइल कलर के बारे में, ठीक है, इसी में कंप्लीट करेंगे सोइल कलर भी। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है, सोइल कलर। मृदा रंग, ठीक है, सोइल कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कलर क्या करता है, कलर जो है सोइल्स की बहुत सारी फीचर्स को इंडिकेट करता है। कलर क्या करता है, कलर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा होरिजन है ना, जो होरिजन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे सोइल प्रोफाइल हमने पढ़ा उसमें होरिजन को आइडेंटिफाई करते हैं, कलर की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अलग अलग लेयर बनी होती है अलग अलग कलर्स की, तो कलर जो है वो, सोइल का कलर जो है वो कई सारे फीचर्स को बताता है, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं बहुत सारी चीजों को, ठीक है।
तो कलर क्या करता है, कलर शो द मेनी, है ना, कलर क्या शो करता है, इंडिकेट द मेनी सॉइल फीचर्स। ये क्या करता है, कई सारी सॉइल्स की जो फीचर्स है, मेनी सॉइल फीचर्स को बताता है, ठीक है, सॉइल के कई लक्षणों को ये बताता है, ठीक है, लक्षण बताता है या विशेषता बताता है, ठीक है, मृदा की विशेषता बताता है, मृदा की कई विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। अब ये बात करें तो काइंड ऑफ सॉइल कलर, कितने प्रकार के सॉइल कलर होते हैं, काइंड ऑफ सॉइल कलर, ठीक है, सॉइल कलर के प्रकार, मृदा रंग के प्रकार, मृदा रंग के प्रकार, ठीक है। जनरली दो तरीके के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है लिथोक्रोमिक, लिथोक्रोमिक, और दूसरा होता है पेडोक्रोमिक, पेडोक्रोमिक, ठीक है, लिथोक्रोमिक और पेडोक्रोमिक। लिथोक्रोमिक और पेडोक्रोमिक, दो तरीके के कलर जनरली देखने को मिलेंगे। लिथोक्रोमिक मतलब क्या होता है, ये जो चट्टाने हैं, है ना, जो हमारी रॉक्स हैं, रॉक्स से ही जो अगर मान लो सॉइल बन रही है, रॉक्स के मतलब रॉक से ही अगर सॉइल बन रही है तो रॉक्स का जो कलर होगा वही सॉइल का कलर हो जाएगा, मतलब इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द रॉक्स, है ना। मतलब ये क्या होता है, लिथो का मतलब ही क्या होता है, लिथो का मतलब होता है रॉक्स, और क्रोमिक का मतलब होता है कलर। तो जो चट्टानों का कलर है, चट्टान से अगर सीधे सॉइल बन रही है तो जो चट्टानों का कलर है वही सॉइल का कलर होगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, इनहेरिटेड फ्रॉम रॉक्स, इनहेरिटेड फ्रॉम दी रॉक्स, मतलब चट्टानों की क्या आती है, इनहेरिटेंस मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे चट्टान का कलर है सेम वैसा ही क्या होगा, रॉक्स का कलर होगा। तो जैसे हम क्या बोलते हैं, चट्टानों से ही बनती है सॉइल, है ना, ये मान लो रॉक्स, रॉक से बनेगा रिगोलिथ, ठीक है, रिगोलिथ, और रिगोलिथ से बनेगी सॉइल, ठीक है। तो मान लो चट्टान यहाँ पर रेड कलर की है, ठीक है, रेड कलर की चट्टान है, तो सॉइल भी अगर रेड कलर की बनेगी तो उसको हम बोलेंगे लिथोक्रोमिक, ठीक है। रेड कलर की चट्टान है तो सॉइल भी क्या बनेगी, रेड कलर की। एग्जांपल बता देता हूं मैं, तो जो रेड सॉइल बनती है, ठीक है, जो रेड सॉइल बनती है वो किस प्रकार की चट्टानों से बनती है, रेड सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन, ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बनती है। तो इसको हम बोल देते हैं लिथोक्रोमिक कलर। लिथोक्रोमिक कलर का मतलब होता है कि जो सैंडस्टोन चट्टान थी उसी से क्या बनी, रेड सॉइल बनी, क्योंकि सैंडस्टोन जो था वो चट्टान जो रेड कलर की थी उसी से रेड सॉइल बनी, तो उसको हम लिथोक्रोमिक बोल देंगे। मतलब जिस कलर की रॉक्स है उसी कलर की सॉइल है तो लिथोक्रोमिक, ठीक है। और ये जो बनेगा, ये पेडोक्रोमिक का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर, सॉइल फार्मिंग फैक्टर, जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स होते हैं, सॉइल फार्मिंग फैक्टर मृदा को बनाने वाले कारक, मृदा को बनाने वाले कारक के परिणाम स्वरूप। अब मृदा को बनाने वाले कारक बहुत सारे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं आपको, मृदा को बनाने वाले कारक में मान लो रेड सॉइल है ना, रेड सॉइल, ये रेड सॉइल बनेगी किससे, ये रेड सॉइल किससे बनेगी, तो ये बनेगी किससे, ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से, ठीक है, ग्रेनाइट की वजह से, रेड ग्रेनाइट की वजह से। दूसरा मैं बोल दूं हेमेटाइट, हेमेटाइट, इस एग्जांपल से अच्छे समझ आएगा। ये होता है रेड कलर का, ठीक है, ये होता है रेड कलर का हेमेटाइट। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन, क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब केमिकल प्रोसेस है, हाइड्रेशन होता है तो ये बदल जाता है किसमें, लिमोनाइट में, लिमोनाइट में, जो क्या होता है येलो कलर का होता है, ठीक है, क्या होता है ये लिमोनाइट में, ये येलो कलर का होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं, सॉइल फार्मिंग फैक्टर की वजह से क्या होता है, जब होता है उसको पेडोक्रोमिक बोलते हैं। सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे जिस फैक्टर की वजह से मृदा का कलर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेमेटाइट थी तो क्या हो गया, लिमोनाइट हो गया।
या जो रेड कलर का बनता है वो ग्रेनाइट या सिस्ट की वजह से बनता है। तो ये यहाँ पर सोइल फार्मिंग फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये लिथोक्रोमिक और जो है पेडोक्रोमिक यहाँ पर कलर्स आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ सोइल कलर। डिटर्मिनेशन ऑफ सोइल कलर, ठीक है। मृदा रंग का निर्धारण, मृदा रंग का निर्धारण, ठीक है। मृदा रंग का निर्धारण कैसे होता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है क्या? मुनसन कलर चार्ट। मुनसन कलर चार्ट इसके लिए यूज होता है, ठीक है। मुनसन कलर चार्ट। और ये किसने दिया? ये दिया मुलसन ने, मुलसन द्वारा ही दिया गया। रंग चार्ट, ठीक है। मुलसन रंग चार्ट ये मुलसन द्वारा ही दिया गया, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा चार्ट आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है। एक मिनट। मुलसन कलर चार्ट जो है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कहां पर कैसे क्या बनेगा ये। एक मिनट। मुलसन कलर चार्ट ये देखो, ये इस तरीके का चार्ट होता है ये, ठीक है। इस तरीके का चार्ट होता है। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये मुलसन कलर चार्ट जो है क्लियरली आपको विजिबल होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक। ये अब ये जो कलर आपको दिख रहे हैं ये मुलसन कलर चार्ट है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पर रख देते हैं सोइल, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं सोइल। जैसे मान लो ये यहाँ पर सोइल रख दी, ठीक है। यहाँ पर क्या रख देते हैं, सोइल, ठीक है। यहाँ पर ये सोइल रख दी। इस सोइल रखने के बाद इस कलर से मैच करते हैं, सब जगह रखेंगे और कलर से मैच करेंगे। जिस कलर से मैच होती है वो पता चल जाएगा कि सोइल इस कलर की है, ठीक है। सोइल पता चल जाएगा कि सोइल जो है इस कलर की है। तो यहाँ पर 3 बेसिक कलर यूज होते हैं मुलसन कलर चार्ट में, ठीक है। 3 बेसिक कलर होते हैं, 3 बेसिक कलर यूज होते हैं, ठीक है। 3 बेसिक कलर, 3 जो है मुख्य रंग होते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य रंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेड, लाल रंग होता है, ठीक है। लाल रंग के बाद एक होता है येलो रेड, क्या होता है, येलो रेड होता है, ठीक है। पीला लाल रंग, पीला लाल रंग, और फिर होता है येलो, ठीक है। येलो मतलब पीला रंग होता है। ये 3 बेसिक कलर यहाँ पर होते हैं इसके अंदर। मुलसन कलर चार्ट इसके लिए 3 बेसिक कलर है, उन्हीं से बाकी सब बनता है, ठीक है। 3 बेसिक कलर मिलेंगे, येलो आपको मिलेगा, रेड मिलेगा और येलो रेड मिलेगा। 3 बेसिक है, उसी से सारे कलर्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। यहाँ पर कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। देखो इसमें 3 कंपोनेंट में दिखा दूँ आपको, ये दिखा आपको ह्यू दिखा है ना, ह्यू के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर वैल्यू के बाद दिखेगा आपको क्रोमा। ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो कलर को नोटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट। क्या होता है? 3 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं, ठीक है। 3 घटक होते हैं किसके? सोइल कलर के। 3 घटक कौन कौन से हैं? तो एक पहला होता है यहाँ पर, ठीक है। पहला को बोलते हैं ह्यू, क्या बोलते हैं? ह्यू बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और ह्यू के बाद आ जाए क्रोमा, क्रोमा। 3 कलर यहाँ पर, ये 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं। देखो ह्यू क्या दिखाता है, ह्यू क्या बताता है? ह्यू बताता है किसका? डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर को बताता है। चलिए तो यहाँ पर ह्यू क्या बताता है? ठीक हो, ह्यू क्या बताता है? ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को ये दर्शाता है, ठीक है। डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है प्रमुख वर्णक्रमिक ठीक है, वर्णक्रमीय रंग, ठीक है, कोई बताता है। तो यहाँ पे बच्चों ह्यू का क्या मतलब है? ह्यू का मतलब है ये क्या बताता है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। क्या बताता है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को बताता है। मतलब क्या इसका? प्रमुख वर्णक्रमीय
रंग को ये बताता है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है वो होती है रेंज, इसकी जो रेंज होती है ये होती है 0 से लेके 10। अब इसमें जीरो क्या बताता है बच्चा? इसमें जो जीरो है, जीरो क्या बताता है? जीरो बताता है एब्सोल्यूट रेट, ये बताता है जीरो एब्सोल्यूट रेट, एब्सोल्यूट रेड कलर को ये बताता है। ठीक है, मतलब पूर्णतः पूर्ण लाल कलर को बताता है। और जो 10 है ये बताता है एब्सोल्यूट येलो कलर को, एब्सोल्यूट येलो कलर को, मतलब पूर्णतः पीला कलर को ये बताता है। ठीक है, पूर्णतः पीला कलर को ये बताता है। ये काम कैसे करता है? कुछ इस तरीके से रेंज चलती है इसकी, 0, 2.5, फिर 5, 7.5 और 10, इस तरीके से काम करता है। मतलब ये रेट, फिर ये रेट, ठीक है, 5 रेट, देन 10 रेट, 10 के बाद वापिस ये चलेगा 0, 2.5, 5, 7.5 और 10। यहाँ चलेगा क्या? रेड येलो, मतलब येलो रेट, ठीक है, ये येलो रेट और येलो रेट, फिर 0 से चलेगा 10 तक तो वो येलो चलेगा, तो येलो। तो जो 0 है वो एब्सोल्यूट रेड को बताता है, 10 जो है एब्सोल्यूट येलो को बताता है। इस तरीके से ये फॉर्मेशन इसका चलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, बस बता रहा हूँ कैसे काम करता है। क्लियर है? तो ये हो गया ह्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू बताता है क्या? ये आपको बताता है क्वालिटी ऑफ लाइट। क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ लाइट या क्वालिटी ऑफ कलर। क्वालिटी ऑफ कलर मतलब रंग का ये क्या बताता है? गुण या चमक बताता है। क्या बताता है? चमक ये बताता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्या? लाइटनेस ऑफ कलर। क्या बताता है? लाइटनेस ऑफ कलर। LIGHT, लाइटनेस ऑफ कलर को ये बताता है। ठीक है, लाइटनेस ऑफ कलर। प्रकाशित रंग ये बताता है। ठीक, इसकी जो रेंज होती है बच्चा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 10। 0 बताता है ब्लैक को, एब्सोल्यूट ब्लैक को। ठीक है, काला रंग को दर्शाता है। 10 दिखाता है एब्सोल्यूट व्हाइट को, सफेद रंग को बताता है। ठीक है, क्रोमा क्या होता है? क्रोमा बताता है प्यूरिटी ऑफ कलर, शुद्धता, रंग की शुद्धता, रंग की शुद्धता बताता है। ठीक है, रंग की शुद्धता बताता है क्रोमा। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 8। 0 मतलब नो कलर, कोई कलर नहीं। ठीक है, 0 मतलब नो कलर, कोई रंग नहीं। और इसका मतलब होता है इंटेंस रंग, इंटेंस कलर। ठीक है, इसका मतलब इंटेंस कलर और इसका मतलब होता है कोई रंग नहीं। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्योरिटी ऑफ कलर्स को कौन बताता है, क्वालिटी ऑफ कलर्स को कौन बताता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर या रेनबो कलर को कौन बताता है? ह्यू बताता है। रेंज क्या होती है इनकी, ये सारी हमने चीजें यहाँ पर देखी। इसमें एक चीज और आपको समझनी है क्या, कि ये जो कलर है, कलर का नोटेशन कैसे होता है ना? कलर को हम नोटेशन कैसे देते हैं? जो कलर का जो नोटेशन है वो नोटेशन कैसे दिया जाता है? मतलब संकेतन कैसे दिया जाता है? मान लो यहाँ पर लिखा है आपका 7.5 YR, ठीक है, YR 5/2, इस तरीके से लिखा है। तो पता कैसे करोगे कि इसमें क्या ह्यू क्या है, क्रोमा क्या है, वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सीक्वेंस, सबसे पहले लिखा जाता है ह्यू, उसके बाद लिखा जाती है वैल्यू, उसके बाद लिखी जाती है क्रोमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये ह्यू है, ये बता चुका हूँ। इसी में ये येलो रेड कलर आता है। 5 जो है वो क्या है? यहाँ पर वैल्यू है जो ऊपर लिखी जाती है, और नीचे 2 जो है वो क्रोमा है। ठीक है, अगर इस तरीके से वैल्यू दे दे तो आप निकाल सकते हो कि ये YR जो है, कलर जो दिखा रहा है YR येलो रेड, ये ह्यू दिखाता है। ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू को दिखाता है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्रोमा को दिखाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ सोयल कलर। ठीक है, कुछ सोयल कलर की बात करते हैं। सोयल कलर की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो कुछ सोयल कलर और फैक्टर्स की बात करते हैं, किन फैक्टर की वजह से ये बनता है। ठीक है, मृदा रंग और कारक।
कारक, किस कारक की वजह से होता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर, सोइल का जो रेड कलर है वो किस कारण से होता है, लाल रंग, सोइल का जो लाल रंग होता है वो हेमेटाइट की वजह से, किसकी वजह से होता है, हेमेटाइट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, हेमेटाइट, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही जो सोइल का कलर है लाल हो जाता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही सोइल का कलर क्या होता है, लाल होता है। चीजें समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो जो इसका कलर है वो किसकी वजह से होता है, लाल, हेमेटाइट की वजह से। येलो कलर की बात करें, पीला कलर, पीला कलर की बात करें तो पीला कलर जो आता है वो लिमोनाइट की वजह से, किसकी वजह से, लिमोनाइट की वजह से, लिमोनाइट, इसमें भी क्या होता है, आयरन के ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद आता है अपना सफेद कलर या ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ठीक है, भूरा रंग। जो भूरा रंग आता है ये मैग्नेटाइट की वजह से आता है, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट की वजह से। व्हाइट कलर जो है, सफेद रंग जो आता है, सफेद रंग सोइल का किस वजह से आता है, वो होता है साल्ट की वजह से, लवण की वजह से, है ना, लवण इकट्ठा हो जाते हैं सोइल सरफेस पे तो वो व्हाइट दिखाई नहीं देती है। ब्लूइश कलर, ब्लूइश कलर, नीला कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है, नीला कलर, ब्लूइश कलर। नीला कलर जो आता है बच्चा वो आता है वाटर लॉगिंग की वजह से, वाटर लॉगिंग, जल भराव के कारण, जल भराव के कारण जो आता है नीला कलर, ठीक है। और डार्क कलर की बात करो, है ना, डार्क कलर जो आता है, डार्क कलर मतलब गहरे भूरे से काला, गहरा भूरा से काला कलर, ये किसकी वजह से आता है, हुमस की वजह से, इसकी वजह से, हुमस की वजह से। तो बच्चा ये हमने आज पढ़ा क्या, पोरोसिटी, पोरोसिटी। इसके बाद हमने सोइल कलर को अच्छे से समझा और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस कलर के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। क्लियर है, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, है ना। लेक्चर छोटा है बट दो प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे, ज्यादा अच्छा है, 3 भी करवा सकता हूँ बट अननेसेसरी लेक्चर को फिर वहाँ दिक्कत आती है, किसमें, टाइटल्स देने में और इन सब चीजों में दिक्कत आती है। तो ये 2 है, तो 2 प्रॉपर्टीज अगले फिर में मैं 2 प्रॉपर्टीज करवाऊंगा। इस तरीके से हम कल तक इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। आज लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।